बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम मुझे कबूल हो। एपिसोड लास्ट। दिखाने लगता है मंजर चुरा के जलता हुआ, किसी का हाथ मेरे हाथ से निकलता हुआ, एक आंख दस्तें देती हुई मेरे दिल पर, एक अश्क शाम को सूरज के ढलता हुआ। रात के 9 बज रहे थे। अम्मी लाउंज में परेशान बैठी आसम का इंतज़ार कर रही थी और मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ थी। तभी आसम आया और अम्मी के साथ ही बैठ गया, ऐसे जैसे इसे पता हो कि अम्मी क्यों परेशान है। खाला, मुझे मेरी कंपनी ने घर दे दिया है, ये देखें इसकी चाबी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, शुक्र जान छूटी। बेटा पर तुम यहीं रहो। अम्मी ने आसम के सर पर हाथ फेरा। ये मंजर देखकर मैं भी चुप ना रह सकी। अम्मी जा रहा है तो इसे जाने देना। मैंने किचन से आवाज़ लगाई, खाला मैं आता जाता रहूँगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और दानीन का जवाब भी मिल गया, अब मेरा चले जाना ही बेहतर है। इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती, बासम तसल्ली अमीज़ अंदाज में बोला, पर बेटा नहीं खाला, मुझे बोलने दें। बासम ने अम्मी के हाथ थाम के इन्हें कहने से रोका, मेरी शादी की जिम्मेदारी अभी आपके हाथों में है। मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिएगा। आसम ने मुस्कुराकर कहा तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा अब इमोशनल ना हो, मैं अभी नहीं जा रहा, 1 हफ्ते बाद जाऊंगा। ये बात आसम ने ज़ोर से कही थी, जैसे स्पेशल मुझे बता रहा हो। दिल करता है इसका कत्ल कर दूं। मैं गुस्से से मुट्ठियां बींच कर रह गई। मेरा बेटा, अम्मी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। इनकी नज़र एक शापर पर पड़ी जो आसम अपने साथ लाया था। ये क्या है बेटा? अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें कलर्स हैं। बासम ने शापर अम्मी को दिखाई। मुझे तो लगता था घर मिलने की खुशी में मिठाई होगी। कलर्स का सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कहीं ये पहले की तरह मेरे मुंह पर तो नहीं लगाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, इसको 2 बार रिजेक्ट किया है मैंने। शायद इसका बदला। मैं अपने ही ख्यालों में उलझ गई थी। बासम अपने कमरे में जा चुका था। अम्मी भी जा रही थी कि इनकी नज़र मुझ पर पड़ी। अब खामोश हो गई ना तुम। वो जा रहा है, अम्मी ने गुस्से से कहा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। खुश तो मैं तब होती जब वो कल ही चला जाता। और ये कलर्स क्यों लिया है वो? मैंने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे मुंह पर लगाने के लिए। अम्मी भी गुस्से में कहकर जा चुकी थी। मैं मुंह खोले वहीं खड़ी रह गई। ये नहीं सुधरेगा, इस बार इसने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह के 7 बज रहे थे। आसमान को बादलों ने घेर रखा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में चाय की खुशबू घुली थी। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। बासम डाइनिंग टेबल पर मज़े से नाश्ता कर रहा था। मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई। ये सुबह सुबह किस जहर आदमी को देख लिया। बासम से नज़र मिलते ही मैं बड़बड़ाई। नज़र नज़र की बात है, किसी को जहर लगता हूँ और किसी को शहद। बासम ने मेरी बड़बड़ाहट का जवाब दिया, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किसको ये काकरोच शहद लगता है। मेरा इतना कहना था कि बासम बेचारा लाजवाब हो गया। अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, आप प्लीज़ बासम को बोलें जल्दी नाश्ता करें। मैंने नाश्ता करके अम्मी से कहा, बेटा कल तुमने ही मना किया था कि बासम को तुमसे दूर रखूं, तो अच्छा यही होगा कि तुम खुद चली जाओ। अम्मी ने तो सीधा बाही का रास्ता दिखा दिया था। मैं हैरत से अम्मी को देखने लगी। जी अम्मी। इस बार मैं जो खुद लाजवाब हो चुकी थी और शर्मिंदा भी। अम्मी ने तो ज़रा ख्याल ना किया। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अम्मी मुझे दरवाजे तक ले आई। बस धक्के मारने की कसर रह गई थी। बासम सब कुछ नज़रअंदाज किए नाश्ता करने में मसरूफ़, पूरी तरह मसरूफ़ था। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं बेचारगी में रहती वहाँ से चली गई। इन 2-4 दिनों में मैंने बासम की बकवास बिल्कुल नहीं सुनी थी। जाने क्यों मैं इसकी बकवास को मिस कर रही थी। अब ना तो वो मुझे तंग करता था और ना कोई मजाक। हम एक ही घर में बिल्कुल अजनबी बन चुके थे एक दूसरे के लिए। शायद वो सुधर गया था, बदल गया, या फिर मेरे जज्बात और एहसासात इसके लिए बदल गए थे। क्या हुआ दनीन? हरीम मेरे पास आकर बैठ गई तो मैं मुस्कुरा दी। कुछ भी नहीं, मैंने चाय का सिप लेते हुए कहा। फिर उदास क्यों बैठी हो? हरीम ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैं और उदास, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कहका बेसाख्ता था। हरीम बेचारी चुप सी हो गई। और बासम कैसा है? हरीम ने एक और सवाल किया। तुम इसका बड़ा पूछ रही हो, इतना ख्याल कभी मेरा भी किया करो। मैं खफासी हो गई। इतने दिनों से नज़र नहीं आया ना हरीम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। मैं गौर से इसे देखने लगी। तुम्हें क्यों नज़र आए वो? हाँ, मैंने गौर कर हरीम को देखा। उफ दनीन, अजीब पागल लड़की हो तुम भी। हरीम बुक्स उठाकर क्लास की तरफ चली गई। मेरा दिलो दिमाग अजीब उलझन का शिकार था। खाला मैं जा रहा हूँ, ऑफिस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। आपदा को हल्का सा चक्कर आ गया। वो गिनने ही लगी थी कि बासम ने इन्हें थाम लिया। खाला क्या हुआ? आसम आपदा को बिठाकर पानी लेने गया। वो बहुत परेशान हो गया था। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अब आपदा ने पानी का गिलास लेते हुए कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही आसम।
आसम ने परेशानी से इनकी पेशानी को छूम कर कहा, खाला आपको तो तेज़ बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आसम डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। मैं डोर बेल बजा रही थी, पता नहीं क्यों आज अम्मी को दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लग गई। तुम ऑफिस नहीं गए? मैंने अंदर आते दाखिल होते ही सवाल किया। दरवाज़ा बासम ने खोला था। नहीं वो। आसम अभी बोल ही रहा था कि मैंने इसकी बात काट दी। ये कौन है बासम? डॉक्टर को देखकर मैंने बासम से पूछा। डॉक्टर को यहीं देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी थी। इससे पहले कि बासम कुछ कहता, डॉक्टर साहब खुद ही बासम के पास चले आए। शी इज़ फाइन, बस बुखार और बीपी लो होने की वजह से इनको चक्कर आ रहे थे। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन टाइम टू टाइम ये दवाइयाँ लेनी हैं। डॉक्टर साहब और भी कुछ हिदायत दे रहे थे। मैं वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि भागकर अम्मी के कमरे में जा पहुँची थी। अम्मी, मैंने इन्हें आवाज़ दी, पर वो सो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इनके पास बैठकर कितनी ही देर इन्हें देखती रही। बासम कमरे में आ गया था। मैंने गुस्से से इसे देखा और बाही आने का कहकर कमरे से निकल गई। बासम, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अम्मी की तबीयत ख़राब थी और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम बहुत बहुत लापरवाह इंसान हो। मेरा गुस्सा आसमां में बदल चुका था। मैं बस हो गया तुम्हारा। अब मेरी सुनो, तुम्हें फ़ोन करने से क्या होता? तुम डॉक्टर तो नहीं हो जो तुम खाला का इलाज करती। इस वक्त मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना सही लगा, ना कि तुम्हें। और हाँ, मैं लापरवाह। आसम पहली बार इतने गुस्से में बोल रहा था। पहली बार वो गुस्सा कर रहा था। मेरे आंसू और तेज़ी से बहने लगे। कहाँ जा रहे हो? आसम को जाता देखकर मैंने पूछ लिया। ये दवा लेने जा रहा हूँ, तुम खाला के पास जाओ, मैं आता हूँ। इसने धीमे लहजे में कहा। अब की बार इसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था और मैं इस बात में सर हिलाकर अम्मी के कमरे में चली गई। मैं अम्मी का हाथ पकड़े बैठी थी कि डोर बेल बजने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बासम था। ये दवाई है, खाला को शाम को खाला को देनी है। बासम ने मेरे हाथ में दवाइयाँ थमाई। तुमने कुछ खाया? बासम ने अचानक ही सवाल कर लिया। थोड़ी देर पहले तो वो बहुत गुस्से में था और अब इतना संजीदा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने मुंह पर आकर जवाब दिया। इसका गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। देखो दानीन, अगर तुम कुछ खाना नहीं खाओगी तुम्हारे लिए भी डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लाया हूँ, संजीदगी में कहते हुए बासम हंसने लगा। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए? मैंने इससे खाने की चौपर ली और किचन में चली गई। मतलब मैं भी खाऊंगा? सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बासम भी किचन में चलाया। मुझे हैरत हुई। पहली बार वो अपनी की गई किसी बात पर माजरत कर रहा था, और माजरत भी मुझसे। तुमने कभी अपनी गलती पर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, आज जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। आई एम सॉरी वेरी थिंग। आसम का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने भी इससे माजरत कर ली। जब वो कर सकता है बिना किसी गलती की, तो मैं भी कर सकती हूँ। किसी की माफ़ी से मैं पिघल जाती, इतना तो बनता ही था। दानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये डॉक्टर को बुलाऊं? आसम को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इतनी हैरानगी वो मेरा चेहरा तके जा रहा था। फिर से तुम्हारी बकवास शुरू। मैं खाना खाकर डाइनिंग रूम में चली गई। बासम भी पीछे ही आया था। रात के 8 बज रहे थे। मैं और बासम अम्मी के कमरे में थे। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? इस बार फिर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानीन, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अम्मी, अभी आप आराम करें, तुम जाओ, मैं खाला के साथ हूँ। बासम ने अम्मी के सामने बैठते हुए कहा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम जाओ, मैं अम्मी के साथ हूँ। देखो दानीन, ऐसा करते हैं, दोनों ही खाला के साथ रुक जाते हैं। आसम मसले का हाल निकालकर आराम से बैठ गया। मुझे वैसे भी अम्मी के पास रहना था, तो मैं मज़ीद कुछ कहे बिना वहीं बैठी रही। काफ़ी देर हम यूं ही खामोश बैठे रहे। अम्मी सो चुकी थी। वैसे तुम चाहो तो तुम यहाँ इस घर में रह सकते हो, मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा। मैं न जाने क्यों बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जो पहले सही लग रहा था वो अब बिल्कुल इतना गलत लग रहा था कि मैंने इतनी बेहस तो नहीं थी। जब आपको महसूस हो कि आपका जगह किसी की ज़िंदगी में नहीं रही, तो आपको इसकी ज़िंदगी से इज्जत कर लेना चाहिए। आसम काफ़ी दिल शिकता। जब आपको महसूस हो कि आपकी जगह किसी की ज़िंदगी में नहीं रही, तो आपको इसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। आसम काफ़ी दिल शक्ता और शर्मिंदा था। मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा होने लगी। छोड़ो इस बातों को। शायद बासम ने मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। इसने मुस्कुराकर बात बदल दी। मैं मुस्कुरा भी ना सकी। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई। आसम सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया था। मैं नाश्ता बनाने चली गई। जब मैं अम्मी के लिए नाश्ता लेकर आई तो वो जाग रही थी, तो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। बासम वहाँ नहीं था, शायद अपने कमरे में चला गया था। आपका नाश्ता। मैंने नाश्ता अम्मी के सामने रखा। बासम कहाँ है? अम्मी पूरे कमरे में नज़र दुराई। अम्मी आप नाश्ता करें। मैंने नाश्ते की तरफ इशारा किया। इसने नाश्ता किया। अम्मी के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं सर पकड़ कर बैठ गई।
वो अपने कमरे में ही पहले ही आप कर लें नाश्ता, इसके लिए मैं बाद में नाश्ता बना दूंगी, इतनी भी जालिम नहीं हूँ। मैंने नाक चढ़ाकर कहा। अम्मी घड़ी को देखने लगी। इसके कपड़े इस्त्री कर दो अनीन, इसको ऑफिस भी जाना है। आसम का कपड़े इस्त्री करना नहीं आते। अम्मी मुसलसल बासम के लिए परेशान हो रही थी। कितनी फिक्र और ख्याल था। मैं इस बात में सर हिलाकर बाहर आ गई। सारी दुनिया की बकवास आती है, बस इस्त्री करना नहीं आती। मैं बड़बड़ाई हुई कि इसके कमरे की तरफ आ चुकी थी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। 2 बार ना करने से जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा सर घूमने लगा। 1 मिनट को मैं सुन चुकी थी। सारी चीज़ें बकड़ी पड़ी थी, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। ये कमरा है या चिड़ियाघर? मैंने अपना सर पीट लिया। बासम वहाँ भी नहीं था। मैंने गुस्से से बाहर चली आई। मुझसे 1 मिनट ना रुका गया। वो पता नहीं कैसे रहता था, जंगली कहीं का। डोरबेल बजने की आवाज़ आई तो मैं गुस्से से झटक कर दरवाज़ा खोलने चली गई, पर बासम वही था। बासम ने दरवाज़ा खोला तो सामने हरीम थी। बासम दरवाजे से हट गया तो हरीम अंदर आई। वो दनीन ने बताया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं उनसे मिलने चली गई। हरीम अंदर आते ही हचकिचाकर कहने लगी तो वो कंफ्यूज थी। मैंने अभी जवाब देने को मुंह खोला ही था कि बासम बोल पड़ा, ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम जब चाहो आ सकती हो, इसलिए किसी वजह का होना ज़रूरी तो नहीं, तुम बैठो। आसम बड़ा दोस्ताना अंदाज में कह रहा था और हरीम तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो बासम नहीं बल्कि शाहरुख खान, और मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। नहीं, पहले मैं आंटी से मिलकर आती हूँ, हरीम ने मुस्कुराकर कहा। बासम ने कंधे अचका दिए। अम्मी अपने रूम में है। मुझे मजबूरन याद दिलाना पड़ा कि मैं भी यहाँ हूँ। दोनों मुझे इग्नोर किए जा रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा था। हरीम मुस्कुराकर रूम की तरफ चली गई। बासम भी इसके पीछे जाने लगा। मैं कमर पर दोनों हाथ टिकाए इसके सामने खड़ी हो गई। इसने अब्बू चुकाकर रास्ता छोड़ने का इशारा किया तो दिल तो किया अब इसके सर पर हाथ सामने रखा गुलदस्ता दे मारूं। ये क्या कह रहे हो तुम? ये किसका अपना घर है? मैं से गूंजने लगी कि शायद इसको कोई शर्म ही आ जाए, पर वो भी सदा का बेशर्म था। हाँ, तो इसका अपना ही घर है। दाई से जवाब देकर वो जाने लगा। मैंने एक बार फिर इसका रास्ता रोक लिया। किस हिसाब से? मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर पूछा। ये घर इसकी बेस्ट फ्रेंड का था, इस हिसाब से ये घर इसका भी है। इसने इत्मीनान से जवाब दिया और फिर गौर से मेरे चेहरे को देखा। पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बासम अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए बस सोच अंदाज में मुझे देख रहा था। मैं गड़बड़ा सी गई। मेरी मर्जी, मैं जा रही हूँ। मैंने मुंह फेर लिया तो वो अपने सामने आकर खड़ा हो गया। अब की बार वो बहुत संजीदा लग रहा था। घर छोड़कर इसने आहिस्ती से कहा तो इसने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। बर्न में जाओ बासम, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, इनके रूम में जा रही हूँ। इसका कहका बेसाख्ता था। मैं इसे धक्का देकर अम्मी के कमरे में चली गई और हरीम के साथ बैठकर बातें करने लगी। आसम कमरे में आया तो इसके हाथ में ट्रे थी। आसम ने ट्रे टेबल पर रख दी। मैंने तो हैरान कर नज़रों से इसे देख रही थी। बेटा मुझे भी चाय देना, अम्मी ने बासम से कहा तो बासम ने ट्रे से गिलास उठाकर इन्हें थमा दिया। खाला आपके लिए चाय नहीं, फ्रेश जूस है, आप ये पियेंगी। अम्मी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा और जूस पीने लगी। ये चाय तुमने बनाई है आज बासम? हरीम ने चाय सिप लेकर कहा। मैं चाय को देखने लगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। चाय बहुत अच्छी है, हरीम सिप लेते हुए तारीफ करती। बहुत बुरी लगी थी मुझे। थैंक यू। तुम्हारी शादी, बासम ने हल्का सा सर को खम दिया, तुम्हारी शादी जिस भी लड़की से होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। हरीम को चाय में न जाने क्या गुलकब पिलाया था कि वो बासम के गुन गाई जा रही थी। और ये शादी की बात करने की क्या ज़रूरत थी? बेटा तुम्हारे मुंह में घी शिकर, वैसे भी मैं बासम के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अम्मी से तो शादी की बात पर रहा नहीं जाता था। बासम ऐसे शर्मा रहा था जैसे वो नई नवेली दुल्हन दिल ही दिल में करने लगी। हाँ, जैसे ढूंढने से मिल जाएगी। मैंने आंखें घुमाकर जलकर कहा। इसे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें बासम कैसा लगता है? अम्मी हरीम से पूछने लगी। इस बात पर मैं खुद को रोक ना पाई और बेख्तियार चीख उठी। अम्मी, ये आप मेरी दोस्त से किस तरह की बात कर रही हैं? मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। आंटी मुझसे पूछ रही हैं, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। हरीम ने मेरा हाथ खींच कर दोबारा अपने पास बिठा लिया। मैं बारी बारी इन सब के चेहरे देखने लगी। बासम चेहरे पर संजीदगी तारी की खामोशी बैठा रहा। देखिए आंटी, बासम बहुत अच्छा है, खाना भी बना लेता, अच्छी जॉब है। मेरी तरफ से तो हाँ है। ऐसे कैसे तुम्हारी तरफ से हाँ है? कोई बासम से भी तो पूछ ले। मैं अभी बड़ी आवाज़ में बोली। तो अभी पूछ लेती हूँ बासम, क्या तुम्हारा मेरा फैसला मंजूर है? अम्मी तो आज बासम की शादी करने को तैयार थी। खाला वो क्या? बासम कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, मेरी तरफ से हाँ, मुझे कोई इनकार नहीं। बासम का जवाब सुनकर मुझे सदमा हुआ। यह क्या कह रहे हो पागल इंसान? तुम तो मुझे, मैंने अपने लहजे को ढूंढने से बचाने की नाकाम कोशिश की। मेरी आंखें चल करने को थी। हाँ दरीन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने मुझे 1 बार नहीं 2 बार रिजेक्ट किया। इसके बाद मैं यहाँ रहा कि शायद तुम मुझे कबूल कर लो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ किसी को ना तो तुम ज़बरदस्ती में हाँ में बदला जा सकता है। वो किस तरह ये इत्मीनान से ये कह रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी।
मुझे लगा तुम जैसे पहले थी वैसे ही हो। आखिरकार मेरी आंखें झलक पड़ी। इस वक्त मेरा गमो गुस्से में बुरा हाल था। तब मैं बच्चा था धनीन, और बचपन में शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा तुम्हें समझाने का। बासम ने कंधे अचका दिए। जाने क्यों बासम की इन बातों से मेरा दिल दुख रहा था। हाँ, अब क्या फ़ायदा मुझे समझाने का। तुमने तो हरीम के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने हाथ की पूंछ से आंसू का साफ किया। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जगह से उठकर अम्मी के पास चली गई। अम्मी, आपने मुझसे पूछा था कि मैं बासम से शादी करूंगी या नहीं, तो सब सुन ले। मेरी तरफ से हाँ है, मुझे बासम कबूल है, और तुम दोनों अब करके दिखाओ शादी। मैंने उंगली को दिखाकर वार्निंग दी। सब हंस पड़े। मैं शौक से इन्हें देखने लगी। आप सब हंस क्यों रहे हैं, मैंने नासमझी से पूछा। बेटा, तुमसे हाँ बुलवाने के लिए ये सब नाटक करवाना पड़ा, अम्मी ने हंसते हुए कहा। तो हरीम, मैंने हरीम को देखा जो अब भी हंस रही थी। हाँ दनीन, मैं इस नाटक का मेन किरदार हूँ, और ये आइडिया मैंने ही दिया था आंटी को। अभी जब मैं रूम में आंटी के पास आई तो वो तुम्हारे बासम के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। बस फिर सारी जिम्मेदारी मुझे अपनी नाजुक कंधों पर लेनी पड़ी, और देख लो नतीजा। अब तुम प्लीज़ ये मत समझ लेना कि मुझे पहले से ही सब पता था। मुझे भी इस नाटक के दौरान ही पता चला। खाला ने मुझसे हरीम के मतलब पूछा तो मैंने हरीम के लिए इनकार करने लगा था, जबकि खाला मुझे इशारे से समझाया। मैं समझ गया यहाँ ये सब जो हो रहा है ये खाला और हरीम का कोई प्लान है। मैंने भी इस नाटक में अपना हिस्सा डाल दिया। मैं घूरने पर इसने दोनों हाथ उठाकर सफाई दी। आंटी, देर से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मैं नाराज़गी से बोली। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी वजह से हाँ की। वो तो मैंने अम्मी की वजह से हाँ की। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो अम्मी ने मेरे इशारे पर हल्की सी चीख मारी। अम्मी की वजह से हाँ की, सब जानती हूँ मैं। अम्मी ने मेरी नकल उतार कहा तो एक लम्हे को मैं शर्मा सी गई और एक बार फिर हंसने लगी। पूरा घर सजा हुआ था। आज दनीन और बासम का निकाह था, जो कि बहुत सादगी से हो रहा था। आसम के हाथ में एक बॉक्स था। आसम सबसे बचकर दनीन के रूम की तरफ आ गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। कुछ देर पहले हरीम दनीन के रूम से बाहर निकली थी। सुरख लहंगा मुझ पर इस कदर जच रहा था कि मैं बार बार खुद को आईने में देखे जा रही थी कि मैं आईने में खुद को देख रही थी। जब बासम रूम में आए, इसे देखकर मैं पलकें झपकना भूल गई। सफ़ेद शेरवानी में वो मुझे किस रियासत का शहज़ादा लगा था। ये क्या तमीज़ है। बासम, तुम मेरे रूम में घुस आए हो। मैंने इसे हमेशा की तरह कुछ शर्म दिलानी चाहिए, मगर वो भी बासम का था। सदा का है बेशर्म डीट बनकर बेड पर बैठ गया। तो क्या करूं बताओ, ये देने आया था। बासम ने एक खूबसूरत सा बॉक्स मेरे सामने बढ़ाया, पर मैं इस बॉक्स को लेने का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बॉक्स नहीं लिया। ये क्या है। मेरे सवाल पर बासम ने सर पीट लिया। काकरोच है इसमें। बासम ने जवाब पर बमुश्किल मैंने खुद को चीखने से रोका था। निकलो यहाँ से और अपने ये काकरोच वाला बॉक्स भी ले जाओ, मैंने गुस्से से कहा। दनीन, बात सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ। इसमें काकरोच नहीं है, खुद ही खोल कर देख लो। बासम ने दोबारा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। पक्का ना। और इस बार इसकी मासूम सी शक्ल देखकर मैंने वो बॉक्स ले लिया। जब रिश्ता जुड़ रहा था तो इस पर यकीन करना फ़र्ज था मेरा। मैंने जब बॉक्स खोला तो इसमें नहायत ही खूबसूरत नेकलेस था। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं बेसाख्ता बोली और नेकलेस उठाकर डाइनिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे ही देख रहा था। ये मेरे लहंगे से मैच भी है। मैं खुशी से चहक उठी और नेकलेस पहन लिया। उफ़, ये लड़कियों की मैचिंग आसम बढ़ाने लगा। वैसे एक और भी चीज़ है। बासम की बात सुनकर मैं इसके सामने आकर खड़ी हो गई। बासम मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। बासम मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, दुनिया में मोहब्बत के इज़हार को कहे जाने वाले अल्फाज तो देर में तख्लीक पाए। मैंने तुम्हें अंत हयात इसी वक्त महसूस कर लिया जब आलमों अरवाह में हमारी रूह ने एक दूसरे को बतौर साथी चुना था। वह शायरी इतनी ख्वाबनाक अंदाज में बोल रहा था कि मैं इसे देखती रह गई। मेरा दिल चाह रहा था वह यूं ही बोलता रहे। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आज मुझे पता चला कि वो मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश लगता है। बासम ने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकालकर मेरे सामने पेश किया, जिसे मैंने एक सेकंड की भी तकीर किए बिना ले लिया। हरीम कमरे में आई तो बासम कमरे में चला गया और मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे। हमारे दरमियान मोतिये और गुलाब के फूलों की दीवार सी बनाई गई थी। एक तरफ बासम बैठा था और दूसरी तरफ एक तरफ मैं बैठी थी। निकाह शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ खाला से। हाँ बोलो बेटा, अम्मी ने मोहब्बत बड़े लहजे में कहा। मुझे कुछ चाहिए। आसम ने भी इस लहजे में कहा। मैं तो सोच में पड़ गई कि आसम क्या कहना चाहता है। अगर आप शादी के बाद मेरे और अम्मी के साथ रहेंगी, वैसे भी कोई तो हो ना हो मैं जो मेरी साइड ले। आसम बड़े लाड से बोला। ये अनोखी फरमाइश थी इसकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटा, मैं अपने दामाद के घर कैसे रह सकती हूँ, अम्मी ने बासम को समझाना चाहा। बेटे का घर तो रह सकती है ना, बासम ने मुस्कुराकर पूछा तो अम्मी की आंखें नम हो गई। मेरा बेटा अम्मी के बासम के सर पर हाथ फिरा। बासम के इस फैसले से आसफा और करेश भी खुश हुए। इन्होंने दिल ही दिल में इसे सराहा।
मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। दनीन बिनते अकरम, क्या आपको बासम कुरैश के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। मेरी आंखों में खुशी और तशक्कर के आंसू थे। मैंने बासम को दिल से कबूल किया था। ज़िंदगी सारी मुश्किलें जैसे कहीं पीछे हट गई थी। सारी थकावट बासम के साथ ने सुकून में बदल दी थी। ज़िंदगी खुशियाँ लिए हमारे सामने खड़ी थी। बासम का हाथ थामी मैं ज़िंदगी की खुशियाँ समेटने चल पड़ी थी। अच्छे हमसफ़र का साथ इंसान को मुश्किल रास्ते में भी थकने नहीं देता। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।